ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय तालुकदार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर तन्मय, सबसे पहले आज हम अब चर्चा करेंगे WHO की जारी रिपोर्ट से। अगर हम इस पर एक नजर डालें तो WHO ने दुनिया को चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी का विश्व में बुरा असर हो रहा है और भविष्य में सामान्य स्थिति की बहाली नहीं हो पाएगी। आप इस संदर्भ में भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सब तुलनात्मक स्थिति है और तुलना करने के लिए हमें जनसंख्या को जानना अत्यंत आवश्यक है। और हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में करीब 135 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या। अब ये कोरोना वायरस जो है ये एक नया वायरस है, इसीलिए इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस था शुरू में। तो जाहिर है कि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, एबिलिटी टू फाइट द डिजीज, काफी कम है। और जब भी किसी देश में ये आएगा तो बीमारी तो होनी ही है कुछ लोगों को। और अगर टोटल केसेस देखें तो हमारे यहाँ 9 लाख कहा जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये 9 लाख की संख्या को ना देखते हुए हमें गौर करना चाहिए उन संख्या पे जो अभी भी कुछ हद तक बीमार है, क्योंकि उन्हें ही एक्टिव केयर की आवश्यकता होती है। भारत बड़ा देश है तो यहाँ देखने में नंबर्स बड़े लगते हैं, परंतु पर 1 मिलियन यानी 10 लाख जनसंख्या में अगर हम तुलना करें तो हमारी जो स्थिति है औरों से कई गुना बेहतर है। और डॉक्टर तन्मय, जिस तरह से भारत ने इस पूरी महामारी का, जिसे कहना चाहिए कि जो मैनेजमेंट किया, उसको लेके WHO ने कई बार सराहना की है। और हालांकि अपनी रिपोर्ट में भी डॉक्टर टेड्रोस ने जो कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण पाने में जो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी की उन्होंने बात की, उन्होंने एक रोल मॉडल धारावी जिस तरह से मैनेज किया गया उसको बताया, क्योंकि जब वहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं और उन्होंने कोविड-19 पर काबू पाया, जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल उदाहरण है। तो आप कंटेनमेंट जोन्स के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो मैनेज करें? सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं और जिसको सरकार कंटेनमेंट जोन के नाम से जानती है, वहां पे ये 3T वाला प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जाता है, पूरे देश में ही अब ये हो रहा है। सबसे पहले टेस्ट करें, फिर ट्रैक करें और फिर ट्रीट करें। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि पहले ये होता था कि मरीजों को अस्पताल तक आना पड़ता था, परंतु अब कंटेनमेंट जोन्स की क्योंकि बात आपने की है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था वहां तक, कंटेनमेंट जोन तक, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लोगों को घर घर जाके जांच के लिए बुलाया जा रहा है। उसके क्राइटेरियाज हैं, ICMR ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के मरीजों को या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स में, उसमें हम ना जाते हुए लोगों को घर घर जाके जांच करी जा रही है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा रहा है, यानी ढूंढा जा रहा है कि वो किस किस के समक्ष आए हैं पिछले 14 दिनों में, फिर उनकी जांच हो रही है। और एक और जो बहुत अच्छी बात हुई है वो है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट की, जो जांचें वहीं पे हो सकती है, एंटीजन टेस्ट, उसमें भी काफी बदलाव आया है कि जल्दी रिपोर्ट मिलता है और वहीं पे जहां पे कंटेनमेंट जोन है उसके पास ही जांच हो रही है। और फिर आखिर में ट्रीटमेंट सबको दिया जा रहा है। और ट्रीटमेंट में अच्छी बात तो हम कई दिनों से कोविड में सभी जानते हैं कि अधिकतर लोगों को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की नहीं, सपोर्टिव मदद की जरूरत पड़ती है। और डॉक्टर तन्मय, अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में इस समय फेज वाइज लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। कहीं पे वीकेंड्स में कर रहे हैं, कहीं पे 1 हफ्ते के लिए कर रहे हैं, तो कुछ टुकड़ों में लॉकडाउन की व्यवस्था की जा रही है। तो बहुत सारे श्रोता इस बात को लेकर सवाल उनके मन में है कि अब इस तरह से फेजेस में जब हम लॉकडाउन करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं? हमें ये समझना होगा, क्योंकि वो पूरे देशव्यापी लॉकडाउन अब चला गया है और हम इकोनॉमिक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी साधारण जिंदगी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। परंतु इसमें एक जरूरी बात ये हो जाती है कि हम जो साधारण नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो बताए गए दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें। और ये लॉकडाउन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डिजीजेज, वहां कितने केसेस पाए जा रहे हैं उसके हिसाब से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है। इससे मेरा अनुरोध रहेगा कि दिए गए दिशा निर्देश का अपने अपने इलाकों में पूरी तरह से पालन करेंगे। जो बेसिक प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो हमेशा बने रहेंगे वो है सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो हमें बनाए रखना है, सबसे जरूरी है। मास्क हमें पहनते रहना है और जरूरत ना हो तो घर से बाहर या कहीं भी बाहर नहीं जाना है। और तीसरी चीज, हाथ धोते रहना है, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये 3 फाउंडेशंस पे ये लड़ाई हमारी हो रही है। और हम अगर लापरवाही ना करें और इन चीजों का ध्यान रखें तो धीरे धीरे कोरोना पे विजय अवश्य पाएंगे। जी डॉक्टर तन्मय, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि WHO की एक रिपोर्ट और चर्चा में है कि जिसमें कोरोना के एरोसोल से भी, यानी हवा से
संक्रमण के फैलने की चर्चा थी। हालांकि अभी इस पे WHO की विस्तृत रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन क्या कुछ आप शुरुआती जो जांच है या जो पता चला उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वायरस पहले से ही जानते थे कि कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट्स के तरीके से। नहीं, हम जब बोलें, खांसें या छींकें तो वो जो पानी वाला पदार्थ जो मुंह से निकलता है वो कोई दूसरा उसको सांस में अंदर ले ले या फिर आंखों में या नाक में, मुंह में चला जाए तो फिर ये बीमारी फैलती है। आपने जो पूछा एरोसोल के बारे में कि छोटे छोटे कण, ड्रॉपलेट से भी छोटे, वो हवा में घूमते रहते हैं कि नहीं, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले भी ये जानकारी थी कि कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स जो हम डॉक्टर लोग करते हैं वहां पे एरोसोल जनरेट होता है और वहां पे थोड़ा सा और अधिक हमें सिक्योरिटी लेना होता है। WHO ने भी तरफ इंडिकेट किया है कि अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, एक छोटा कमरा है, बहुत भीड़ भाड़ है और एक ही कमरे में लोग बेसिक प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, यहाँ पे मैं घूम के उसी प्रिकॉशन पे आऊंगा कि अगर हम मास्क पहने रहें तो वो रिस्क नहीं है। तो अगर हम ऐसे प्रिकॉशंस लें, वेंटिलेशन ध्यान रखें, भीड़ भाड़ ना करें। जी डॉक्टर तन्मय, और क्या जानवरों से संक्रमण हो सकता है जिसे हम जीनोसिस भी कह सकते हैं? शुरुआत में तो जरूर जानवर की बात हुई थी और इसे जूनोटिक डिजीज ही कहा जाता है। जी। ये कोरोना वायरस जो है इंसान में जो पाए जाते हैं, बेसिक जो नॉर्मल कोरोना वायरस और बाद में आया मर्स और फिर उससे पहले आया था सार्स, ये कोरोना वायरसेस इंसान में हुआ करते रहे हैं। लेकिन ये वाला जो नया नोवल कोरोना वायरस है वो जानवरों से इंसान में आया, ये बात तो सही है। तो अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है और निश्चिंत रहें, आराम से जितने जानवरों को चढ़ाने बाहर ले जा सकते हैं। परंतु जब वो बाहर जाएंगे तो वहाँ भीड़ भाड़ कम होगी, वहाँ इन्फेक्शन की संभावना और कम होगा। लेकिन जब वो वापस आएंगे अपने गांव में या अपने पॉपुलेटेड एरियाज में तो वहां पे वही बचाव के नियम उन्हें पालन करना है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। डॉक्टर तन्मय, कोरोना में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो काफी कम हो जाता है। तो उसके लिए जैसे दिल्ली में हम देखें तो सरकार ने लोगों को फ्री में ऑक्सीमीटर भी दिए हैं और बहुत जगह लोग प्रिकॉशनरी भी ऑक्सीमीटर अपने पास रख रहे हैं। तो इसका क्या फंक्शन है और हम इसके लेवल्स क्या है, किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए इसे? सबसे पहले तो मैं छोटी सी गलतफहमी दूर करना चाहूंगा कि कोरोना के अधिकतर मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होता है। यही इसका मेन क्राइटेरिया है जिसमें हम बीमारी को बांटते हैं कि कौन ज्यादा बीमार है, माइल्ड, सीवियर डिजीज, मॉडरेट डिजीज, 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। उसके कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं, परंतु क्योंकि आपने सैचुरेशन का पूछा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो हम उस पर ही गौर करेंगे। तो जैसा बताया गया आपके द्वारा कि पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा यंत्र है जो कई शहरों में, दिल्ली में जैसे आपने बताया, मरीजों को मिल रहा है जो पॉजिटिव हो रहे हैं, खुद से भी लोग खरीद रहे हैं। वो ये बता देता है कि हमारी जो रक्त है, हमारे जो खून है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उचित है कि नहीं, क्योंकि ये फेफड़ों की बीमारी है प्राइमरीली, और दूसरे अंगों को भी ये असर करता है, परंतु प्राइमरीली फेफड़ों की बीमारी है। और अगर ज्यादा बीमारी हो तो जो ऑक्सीजन यानी जो शुद्ध हवा है उसको फेफड़ों के अंदर और हमारे खून में पहुंचने की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और ये पल्स ऑक्सीमीटर वही हमें बताता है। डॉक्टर तन्मय, आपने जैसा कि बोला कि इट्स प्राइमरीली एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और आज अगर हम इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स को, जैसा कि एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें लंग्स के अलावा क्या दूसरे ऑर्गन्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी यानी ऊपर वाला जो सांस का हिस्सा है, हमारा गला, हमारा नाक, वहां पे असर करता है। जब कोरोना ज्यादा हमारी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जब एक अलग ही तरीके से एबरेंटली बिहेव करती है तो वो इन्फ्लेमेशन, जिसे हमारी भाषा में साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जब वो हो जाता है तो शरीर के कई अंगों में उसका असर होता है। जैसे हृदय में उसका असर होने लगता है, हमारे नर्वस सिस्टम में असर होने लगता है, किडनी पे असर होने लगता है, किडनी फेलियर होना कई लोगों में होता है। और उससे भी ज्यादा एक होता है कि जो हमारा कोगुलेशन है, अर्थात जो खून के बहाव को रोकने की जो हमारा सिस्टम है, कोगुलेशन सिस्टम, उस पर असर डालता है और कई छोटी छोटी खून की नलियां जो हैं वो अटक जाती हैं और उससे भी कई बीमारी हो सकती है, उससे भी कई कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर तन्मय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सबका बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय तालुकदार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।